अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए जज साहब, आपको बता रहा हूं लिमिट क्रॉस मत करिए। मैं अपने तरीके से बहस करूंगा, आपके बताने के हिसाब से नहीं। भारत की न्यायपालिका के कारनामों को देखकर ये देश जल रहा है। आप बहुत ज्यादा जानते हैं तो जज बन गए, हम कुछ नहीं जानते हैं तो वकील हैं। फिर से बता रहा हूं, अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। ये बातें हाईकोर्ट के भीतर एक वकील ने जज से कह दिया है, यानी बम्पर हॉट टॉक हुआ है। और जज साहब कहते रह गए कि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि अदालत अन्याय कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने जिस लहजे में भरी अदालत में जज को याद दिलाया कि देश जल रहा है, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है कि आखिर देश क्यों जल रहा है। वैसे तो न्यायपालिका के ऐसे मुद्दों पर हम लगातार बात करते हैं और आप दर्शक ही कहते हैं कि जितनी बात हम करते हैं शायद ही कोई करता हो। इसके मूल में यह है कि न्यायपालिका ही लोकतंत्र का रामबाण इलाज है। यानी लोकतंत्र में जो बीमारी लगे, चाहे वो जो भी बीमारी हो, किसी भी संस्था से जुड़ी हुई हो, उसे न्यायपालिका ठीक कर सकती है। मगर सवाल यह है कि अगर न्यायपालिका के भीतर ही बीमारी लग जाए, वो भी कैंसर जैसी, तो क्या होगा? तो फिर वही होगा जो हो रहा है। अभी पिछली वीडियो में यानी इसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अच्छे जजों की भ्रूण हत्या की जा रही है और जो अच्छे जज जन्म ले चुके हैं यानी पद पर हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, थानेदार की तरह ट्रांसफर हो रहा है। नहीं देखे हैं तो ये मसला जरूर देखिएगा। और हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की गजब कहानी निकल कर आई है। आप सर पीटने लग जाएंगे और गारंटी है वो मामला कहीं और नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, ये 15 लाख वाली गारंटी नहीं है, जुमला नहीं है, इसलिए पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। और अभी भरी अदालत में वकील और जज के बीच जो बहस हुई, जिसके बाद जज को यह कहना पड़ा कि चीफ जस्टिस से कहकर बेंच बदलवाइए। आइए इसके मूल को समझने का प्रयास करें और इस प्रयास में हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को और उनके ताजा सुनवाई के मोमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। एसआईआर को लेकर जस्टिस सूर्यकांत को चुनाव आयोग पर इतना भरोसा है जितना भरोसा बहुत सारे लोग खुद पर नहीं कर सकते। हम ये भी देखेंगे कि कैसे 22 साल पुरानी एक फाइल खुली है जिसने केंचुआ के भयंकर वाले झूठ को पकड़ लिया है। मगर भाजपाई नेताओं के घर जाकर हलवा पूड़ी खाने वाले जस्टिस सूर्यकांत केंचुआ पर ऐतिहासिक भरोसा करते हैं, करेंगे भी काहे नहीं। उधर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के उस दलित परिवार से मिलने गए जिसने मौत से ठीक पहले राहुल गांधी का नाम लिया था। इसके साथ ही आपको भाजपा के छात्र संगठन का एक मामला दिखाएंगे जो इनके संस्कारी होने का अमृत काल वाला प्रमाण है। इन सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, इसको अभी निभा लीजिए, 2 सेकंड लगता है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भाजपा के छात्र संगठन ABVP के लोगों का ये कथित कारनामा देखिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की यह घटना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए 3 छात्र एक सरकारी कॉलेज में युवा महोत्सव के दौरान अपनी ही महिला सहपाठियों यानी साथ पढ़ने वाली लड़कियों के कपड़े बदलते हुए वीडियो चोरी से अपने मोबाइल में शूट कर रहे थे। एक लड़का दूसरे को अपनी गोद में ऊपर तक उठाता है और जो ऊपर है वो खिड़की से वीडियो बनाता है। यह सारी घटना CCTV में कथित रूप से कैद हो गई। गिरफ्तार किए गए तीनों छात्रों की पहचान ABVP के स्थानीय सचिव उमेश जोशी, सह संयोजक अजय गौड़ और सदस्य हिमांशु बैरागी के रूप में हुई है। यानी भाजपा का छात्र संगठन एकदम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली लाइन पर चल रहा है, वही लाइन जो इनके विश्वगुरु ने इनको इजाद करके दिया है। उम्मीद है आप मेरी इस बात को वहां तक समझ गए होंगे जहां तक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के मातृ संगठन RSS को लेकर एक खुलासा हुआ। केरल में एक नौजवान ने अपना जीवन स्वतः समाप्त कर लिया और कहा कि बचपन में RSS के लोगों ने उसका बहुत यौन शोषण किया और बहुत सारे बच्चों के साथ यही सब होता है, उनको बचाने की जरूरत है। यानी बीजेपी के मातृ संगठन से लेकर छात्र संगठन तक एक से बढ़कर एक संस्कारी भरे पड़े हैं। यहाँ न बेटियां सुरक्षित है न बेटे सुरक्षित है, लड़का हो चाहे लड़की, सब पर एक खतरा मंडरा रहा है। नारा तो खाली बेटी बचाने का था, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो कहती हैं कि ऐसे लोगों से बेटी और बेटा दोनों बचाओ। अब सबसे पहले न्यायपालिका वाली बात कर लेते हैं, फिर राहुल गांधी की यात्रा पर हल्की सी चर्चा करेंगे। हम सब ने हाल ही में देखा कि भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर एक नफरत में डूबे चचा ने भरी अदालत में जूता फेंक दिया और जूता फेंकने वाले का महिमा मंडन शुरू हो गया। किस वर्ग ने किया आपको पता है, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से ध्यान भटकाने का एक जरिया था। ये क्या था नहीं था हमको नहीं पता, मगर किसी संस्था के मुखिया जो कि दलित समुदाय से आते हैं उन पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाकर जूता मारना यह अत्यंत शर्मनाक घटना थी। मगर इस घटना के बाद झारखंड हाईकोर्ट से जो वीडियो सामने आया वो एक अलग ही लेवल की कहानी
कहानी प्रस्तुत करता है। पत्रकार पीयूष राय ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है और लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंके जाने की घटना के बाद वकीलों को अब अपनी नई शक्ति की याद आ गई है। दरअसल इस सुनवाई के दौरान जज साहेब बहस करने का तरीका बता रहे थे। कह रहे थे कि इस सिस्टम से बहस करिए। बोलने लगे कि चेयरमैन साहब, इसी तरह आपके एडवोकेट आर्ग्यू करेंगे। तभी एक 40 साल के अनुभवी वकील आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने तरीके से बहस करूंगा, आप जैसे बताएंगे वैसे नहीं, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कायदे से सुन लीजिए, मैं अपने तरीके से बहस करूंगा। तभी जज साहब कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट अन्याय कर रहा है। दोनों के बीच माहौल काफी गर्म हो जाता है। वकील कहते हैं कि आप किसी एडवोकेट को ह्यूमिलिएट मत करिए, बता देता हूं जज साहब, अब किसी भी व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करना बंद कर दीजिए, कोशिश भी मत करिएगा। इस पर जज साहब कहते हैं कि वकील के ह्यूमिलिएशन की नहीं, यहाँ बात तो जज के ह्यूमिलिएशन की है। यानी वकील कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं और जज साहब कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। इसके बाद वकील कहते हैं कि ये देश जल रहा है, न्यायपालिका के कार्य को देखकर, ये मेरे शब्द हैं, सुन लीजिए। वकील ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं तो जज बन गए, यानी आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, जज बन गए हैं तो, और हम नहीं जानते हैं तो वकील रह गए। मैं आपके तरीके से बहस नहीं करूंगा और अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए मिलाड। जज साहब बता देता हूं, डोंट क्रॉस योर लिमिट। सवाल यह है कि लिमिट नहीं क्रॉस करने की चेतावनी वकील की जबान से भरी अदालत में क्यों निकली? क्या देश भर की न्यायपालिका में बैठे ज्यादातर जज अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? फिर क्या था? जज साहब बेंच बदलने की बात करते हैं, अन्य लोग माहौल को शांत कराने की कोशिश भी करते हैं, मगर समझने वाली बात यह है कि न्यायपालिका के कार्य को देखकर देश चल रहा है। ये बात क्या अब देश के वकीलों को समझ में आने लगी है? और इतनी समझ में आने लगी है कि बोलने लगे। मैंने कई बार कहा कि भारत को आजाद कराने में यहाँ के वकील सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहे। आप देखिए कि ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अंग्रेजों की ही व्यवस्था में पढ़ के अंग्रेजों के खिलाफ ही देश को खड़ा कर पाए, आजाद करा पाए। देश की सुप्रीम कोर्ट के कई अधिवक्ता हैं जो बातचीत में हमसे कहते हैं कि भारत की न्यायपालिका में जो हो रहा है उसको ठीक करने की कुवत केवल वकीलों में है और कोई नहीं कर सकता। झारखंड हाईकोर्ट के भीतर जैसी बहस हुई वो निंदनीय है, हम उसकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए शर्मनाक तस्वीर है। मगर सवाल यह है कि इसके मूल में क्या है? सवाल यह भी है कि क्या देश के वकील न्यायपालिका की साख को बचाने के लिए अपनी शक्ति को पहचानेंगे? क्योंकि यहां बैठे ज्यादातर जज घोर बेईमानी पर उतर आए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि न्यायपालिका सिर्फ जजों से नहीं बनती है, बार और बेंच दोनों से मिलकर बनती है। दोनों की जिम्मेदारी है अपनी संस्था को बचाए रखने की, उसकी साख को बचाए रखने की। सवाल यह है कि जब बड़े स्तर पर जजों के भीतर इस तरह की चीजें भर गई हैं, वो सत्ता के सामने लौट गए हैं, जनता और संविधान को भूलने लगे हैं, तो क्या वकील याद दिलाएंगे? और मैं ये बातें हवा हवाई नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादातर जज घोर बेईमानी पर उतर आए हैं। पिछले कई साल से लगातार अदालत की कार्रवाइयों, अदालतों में नियुक्तियां, ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन सारी चीजों को देखते दिखाते तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है कि न्यायपालिका के भीतर भयंकर भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। अब न्यायपालिका वो नहीं है जो सत्ता की बदमाशियों को रोक सके और ताकतवर तथा कमजोर व्यक्ति को बराबर की नजर से देख सके, बल्कि बदमाशियों में सहयोगी बनती जा रही है। अब इस सेठ के मामलों को याद करिए और सत्ता की तेलमालिश याद करिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सारे जज वैसे ही हैं। पिछले दिनों देश के कई अलग अलग अदालतों से, कई माध्यमों से कुछ जजों से बात हुई। वो सब खुद भी पीड़ित हैं इन सारी व्यवस्थाओं के, खासकर जो न्यायपालिका के भीतर प्रशासनिक चीजें हैं उनको लेकर, और चाहते हैं कि सुधार हो। मगर एक दुख की बात यह भी है कि जो सुधार चाहते हैं जज साहब लोग, वो भी सेफ गेम खेलना चाहते हैं। यानी वही कहावत कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन पड़ोस वाले घर में, अपने घर में नहीं। बहरहाल देश चल रहा है न्यायपालिका के कार्यों को देखकर, तो ऐसे कार्यों का एक प्रमाण कल के ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देख लीजिए। एक बार फिर से बता देता हूं, ये वीडियो जरूर देखिएगा। कई कहानियां ऐसी हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर कई महीनों से सुनवाई चल रही है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित करके चुनाव आयोग से कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी दस्तावेज के रूप में ले लीजिए, लेकिन चुनाव आयोग ने एक नहीं सुना। कह दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, फर्जीवाड़ा होता है, राशन कार्ड बहुत बड़े स्तर पर फर्जी बनता है, और वोटर कार्ड को ले लेंगे तो फिर एसआईआर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 28 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने से रोक लगाने से इनकार कर दिया और मौखिक रूप से चुनाव आयोग से कह दिया कि भैया कम से कम आधार कार्ड और ईपीआईसी पर विचार करिए। पहले आदेश पारित किया, चुनाव आयोग ने बात नहीं माना, फिर मौखिक रूप से सलाह देने लगा देश का सुप्रीम कोर्ट। अगले दिन पता चला कि 65 लाख से ज्यादा लोगों का नाम कट सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर रखा जाएगा तो हम हस्तक्षेप करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम पूरी प्रक्रिया को ही ऐसी तैसी कर देंगे। मैंने उसी दिन सवाल उठाया था कि ये बड़ा पैमाना क्या होता है मिलाड, कुछ बताना तो चाहिए, कितना बड़ा होगा। लेकिन ये सब कुछ
चीजों को टालने और केंचुआ को टाइम देने का एक बहाना नजर आता है। इसके बाद जब सुनवाई हुई तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी थी। आरोप लगा कि 65 लाख वोटर हटाए गए और क्यों हटाए गए, किन्हें हटाया गया, उसकी लिस्ट नहीं आई, कारण नहीं बताया गया। अगली सुनवाई में कहा गया कि एसआईआर पूरा अवैध है, नागरिकता साबित करने का दायित्व वोटरों पर नहीं डाला जा सकता। मगर ये सारे सवाल धीरे धीरे गायब कर दिए गए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, ये सवाल भी गायब हो गया। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट पब्लिक करिए, कारण भी बताइए क्यों नाम कटा। इसके बाद सुनवाई में न्यायालय ने जिनका नाम कटा था उन्हें आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन माध्यम से लिस्ट में शामिल होने के लिए परमिशन दिया। इसी तरह तमाम चीजें चलती रही। 7 अक्टूबर को सुनवाई में जबकि फाइनल लिस्ट आ चुकी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जो दोबारा 3,66,000 नाम कटे हैं और 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं, इनको लेकर कंफ्यूजन है तो लिस्ट जारी कर दीजिए। जुड़ने वाले क्या टोटल नए हैं या फिर जो नाम काटे गए थे उनमें से कुछ लोगों को जोड़ा गया है, तभी से उस लिस्ट की मांग हो रही है। चुनाव आयोग कुछ भी हवा हवाई बोल के निकल लेता है और सुप्रीम कोर्ट हर बात को स्वीकार कर लेता है। बड़ा सीधा साधा भोला भाला सुप्रीम कोर्ट है। आप देखिए कि पहली सुनवाई से यही नजर आएगा। केंचुआ किसी भी बात का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देता, गोल 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 घुमा घुमा के तारीख पे तारीख चल रही है। पिछली सुनवाई में कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने पूछा था कि बताइए बिहार में कितने घुसपैठिया मिले। कायदे से चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए था, नंबर देना चाहिए था, मगर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग केवल खंडन कर देता है। आप कोई भी आरोप लगाइए, सवाल करिए, इनका काम है खाली खंडन कर देना, जवाब देना नहीं, और तथ्य प्रस्तुत करना तो बिल्कुल है नहीं। इसी तरह चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई में बार बार बहुत सारे झूठ भी बोले, पब्लिक के बीच भी झूठ बोला। ज्ञानेश कुमार भारत के चुनाव आयोग के अब तक के सबसे बड़े झूठे साबित हुए। जिन सवालों के जवाब नहीं होते उन्हें सुनते ही इनको जहाज याद आने लगती है। कहते हैं कि हमको जहाज पकड़ना है जी, लेट हो रहा है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लेट हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है, सवाल सुनते ही भगोड़ापन याद आ जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। एसआईआर को लेकर बुनियादी झूठ पकड़ा गया है और ये झूठ उस डॉक्यूमेंट से पकड़ा गया जिसको चुनाव आयोग पिछले 3 महीने से छिपा रहा था। दरअसल एसआईआर को लेकर बार बार चुनाव आयोग ये रट्टा लगाए हुए था कि हम तो वही कर रहे हैं जी जो 2003 में हो गया है, इसमें नया क्या है, कहां इतना बवाल कर रहे हैं आप लोग, विरोध कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं। लेकिन बार बार मांगने के बाद भी चुनाव आयोग ने 2003 वाली फाइल अभी भी सार्वजनिक नहीं किया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने 789 पेज के हलफनामे में भी उस फाइल को नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा तो चुनाव आयोग चुप हो गया। और आप तो जानते हैं चुप्पी किसके दम पर है। क्या यह संभव है कि सुनवाई कर रहे जज मजबूती से चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट मांगे और चुनाव आयोग की हिम्मत हो कि वो ना दे, लेकिन आयोग चुप हो जाता है, जज साहब भी चुप हो जाते हैं, बुलाए जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि हलवा पूड़ी खाने के बाद आवाज वैसी भी धीमी हो जाती है। बहरहाल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने जब चुनाव आयोग से 2003 वाला डॉक्यूमेंट मांगा तब भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो सूत्रों के हवाले से खबर फैला दी गई कि फाइलें गुम हो गई। बात साफ थी, चुनाव आयोग बहुत कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। लेकिन ये छिपा हुआ खेल पिछले दिनों सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जो 1 जून 2022 को चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था, जो कि 62 पेज का था। इस डॉक्यूमेंट में ऐसी तमाम चीजें थीं जो 2003 में किया गया था, उसके ठीक उलट 2025 में हो रहा था। यानी चुनाव आयोग ने झूठ बोला था कि जो एसआईआर 2003 में हुआ हम वही दोबारा कर रहे हैं। यह झूठ है। क्या क्या अलग था, कैसे पूरी प्रक्रिया अलग थी, बहुत सारी चीजें एकदम मैच नहीं करती। हम पहले भी इस पर एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर चुनाव आयोग के ऐसे ऐसे झूठ पकड़े गए तब तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा एक्शन लिया होगा, भरोसा टूटा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमृतकाल में सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के जमाने में चुनाव आयोग चाहे जितना झूठ बोल दे, चाहे जितनी घपलेबाजी करे, मिलाड़ लोगों का भरोसा कम नहीं होता बल्कि मजबूत हो जाता है, एकदम स्टील की तरह। पिछली सुनवाई में हुजूर ने कह दिया कि हमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। क्या बात है, बताइए अब और क्या चाहिए आपको। झारखंड हाईकोर्ट में 40 साल का अनुभव लिए हुए जो वकील जज साहब से कह रहे हैं कि देश उबल रहा है न्यायपालिका के कार्यों को देखकर, ये बात यूं ही नहीं निकल रही है। आप देखिए कि चुनाव आयोग लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, सारी चीजों को छुपाता है। अब तक उसने नहीं बताया कि बिहार में कितने घुसपैठिया मिले, जबकि घुसपैठियों के नाम पर यह सारा तामझाम किया गया। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को चुनाव आयोग पर भरोसा है। मैंने पहले दिन से सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि आखिरी लिस्ट आने के बाद यानी फाइनल लिस्ट आने के बाद उस पर सवाल करने, सवालों का हल ढूंढने का समय भी दिया जाएगा या फिर दनादन चुनाव करवा लिया जाएगा। सारा प्लान यही नजर आता है। तब भी कहा था, अब वो प्लान धरती पर उतर चुका है। एडीआर की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ से आग्रह किया कि चुनाव आयोग से कहिए कि फाइनल लिस्ट में जोड़े गए और हटाए गए नामों की लिस्ट दे दें। चुनाव आयोग ने कहा कि सब कुछ प्रक्रिया में है, अब आप इंतजार करिए कि प्रक्रिया कब तक चलती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चुनाव आयोग लिस्ट प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। हम इस मामले को बंद नहीं कर रहे हैं, मगर सवाल तो यह है कि खोलकर भी आप क्या कर रहे हैं, खाली टाल मटोल। ज्यादातर सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलते, जो मूल सवाल है उनको गायब कर दिया जाता है। अब अगले महीने की तारीख दे दी गई है, देखते जाइए। जब इतने महीने में कुछ नहीं हुआ तो वोटिंग से 2 दिन पहले क्या हो जाएगा। कुल मिलाकर एसआईआर
प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो हुआ उसमें आप सिर्फ तारीख पे तारीख वाला गेम ही देख पाएंगे। पिछली सुनवाई में एडीआर और योगेंद्र यादव द्वारा जो भी तर्क दिए गए थे, चुनाव आयोग ने सबका खंडन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने खंडन ले लिया। आप लोग भी अमृतकाल का ये प्रसाद चखते रहिए और कहिए कि हमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी से बिहार में चुनाव करवाएगा। कहा कि ज्ञानेश कुमार बहुत भोले भाले आदमी हैं, एकदम राजा हरिश्चंद्र टाइप के हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ही गया था। इन्होंने कहा कि होली के बाद सुनवाई करेंगे। अब तक हुजूर की होली आई नहीं है, शायद बिना होली के ही हलवा पूड़ी खाने के मिल गया हो तो होली भूल गए हो। चुनाव संबंधी कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने जो कर्नाटक को लेकर बम फोड़ा था, उसकी सुनवाई का केस भी पहुंचा, याचिका ही रद्द कर दी गई, सुनने से इनकार कर दिया। बाकी एसआईआर में किस तरह से सब चंगासी चल रहा है देखते जाइए। अब सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में क्या पूरी आबादी अंधी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लोग सब कुछ देख रहे हैं और देख देख कर ही भीतर जल भी रहे हैं। तभी तो वकील ने कह दिया कि देश जल रहा है न्यायपालिका की कारस्तानियों को देखकर। वैसे देश तो जातिगत भेदभाव के कारण भी जल रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के एक युवा से ऊंची जाति के एक जातिवादी ने अपना पैर धुलवाया और पानी पीने पर मजबूर किया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस का एक्शन हुआ और इस मामले में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए खूब डांट फटकार लगाई पुलिस अधिकारियों को। तो उनके साथ अब जो खेला हुआ है, जस्टिस के साथ जो हुआ है, वो हमने इस वीडियो में विस्तार से दिखाया है। इसी जातिगत जहर के खिलाफ विपक्ष के कुछ नेता लड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में हाल ही में हरिओम वाल्मीकि नाम के एक दलित को चोरी के संदेह में पीट कर मार दिया गया और आखिरी वक्त में उस व्यक्ति ने राहुल गांधी का नाम लिया था। अब राहुल गांधी उस परिवार से मिलने गए। पीड़ित के पिता, पत्नी और अन्य लोगों से कैसी मुलाकात हो रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, विरोध में यह भी कहा जाएगा कि राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डबल इंजन की सरकारें हैं। यही नाटक वो भी तो कर सकते थे। और फिर जब मरते वक्त दलित समाज का एक व्यक्ति हिंदू हृदय सम्राट को याद नहीं करता, नकली चाणक्य को याद नहीं करता, विश्वगुरु को भी याद नहीं करता और बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ को भी याद नहीं करता, वो राहुल गांधी को याद करता है, तो कौन नौटंकी कर रहा है और कौन सच में दुख बांटना चाहता है, तस्वीर साफ हो जाती है। और ध्यान रखिएगा, दलित समाज का एक व्यक्ति अपने आखिरी वक्त में दलितों की देवी को भी याद नहीं करता। ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।